बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करतबा एजुकेशन। मैं हूं इमरान खान पानीज़ई। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट चैप्टर उसमें हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में हमने बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी बेसिक डेफिनेशंस का ही हिस्सा है। उनको आज हम दो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एक को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अगर हम अपनी पहली टॉपिक की आज की बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास का, जैसे कि आप लोगों को पहले वर्ड से ही पता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना। इन अदर वर्ड्स रिलेट का मतलब होता है कंपेयर करना। रिलेटिव एटॉमिक मास का आसान उर्दू में तर्जुमे में मतलब ये होगा कि जब आप किसी भी एटम के मास को दूसरे एटम के साथ कंपेयर करके निकालते हो तो उसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हो। अब उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन की तरफ अगर आप आओगे तो आप कहोगे कि इट इज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद कार्बन 12। ठीक है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। जब आप किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करके निकालते हो तो उस एटम के मास को जो आपने इस कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके निकाला है उसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, अब आसान अल्फाज में मज़ीद उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे H2 का, हाइड्रोजन का। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कोई पूछे आप मुझे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करके दो, उसने हमें एक सिलेंडर दिया, उस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है। हम कैसे करेंगे? एक आला है जिसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ही हम डिफरेंट मासेस को कंपेयर करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये एक जनरल सा कॉमन सा बैलेंस मैंने बनाया हुआ है। आप ऐसा जहन में रखिए कि फॉर एग्जांपल ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है। आप क्या करेंगे, जो सिंगल एटम ऑफ कार्बन है आप यहाँ पे सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 एक साइड पे रख लेंगे। ठीक है, और जो उसने आपको अननाउन, अब ये अननाउन है या हाइड्रोजन है वो आपने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है। आप क्या करेंगे, इस सिलेंडर से एक एटम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। अब एक एटम आपने यहाँ पर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने क्या किया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा और ये छठा रखा। आपने 6 रख लिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने 7वां रखा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। जब आपने 12 हाइड्रोजन के एटम्स इस तराजू के दूसरे पलड़े में रखे तो आपको पता चला कि ये दोनों पलड़े अब एक दूसरे के बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब जितना वजन कार्बन 12 का है अब उतना ही वजन इन हाइड्रोजन के एटम्स का है। अच्छा, अब 12 है, यहाँ पे 1 है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? हम क्या करेंगे, हम जो कार्बन 12 है जो कार्बन 12 है उसका एटॉमिक मास, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 का जो ये 12वां हिस्सा है, आप कार्बन 12 के 12 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे जितने भी एटम्स आप उसके दूसरे पलड़े में रख करके दोनों को बराबर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हमने 12 को रखा और ये बराबर हुआ। आपने उन 12 एटम्स को लिया और जो बैलेंस करना है 12, आपने वो 12 यहाँ पे नीचे रखा। इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करोगे, डिवीजन से आपको एक आंसर मिलेगा जो कि है 1। तो अब आपको पता चला कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया? 1 आया।
ठीक है, मतलब जब आपने हाइड्रोजन को कंपेयर किया कार्बन 12 के साथ, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आया? 1 आया, 1 आया। अच्छा, इसी तरीके से आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ये भी मैं आपको आसान दे देता हूँ। यहाँ पे हमने हीलियम लिखा, इसी हाइड्रोजन को मैंने हीलियम बना दिया। अब आपने हीलियम के एक एक एटम को उठा करके इस पलड़े में रख देना है ताकि वो यहाँ कार्बन 12 के बराबर आ जाए। अब आप क्या करेंगे, आपने एक एटम हीलियम का रखा, ये बराबर नहीं हुआ। आपने दूसरा एटम हीलियम का रखा, ये फिर भी बराबर नहीं हुआ। आपने तीसरा एटम हीलियम का रखा, ये तब जाके बराबर हो गया। अब जब आपने 3 एटम्स रखे तो वही फार्मूला जो कार्बन 12 का 12 है वो आप ऊपर लिखेंगे, और ये जो 3 आ रहे हैं जो आपने इनको इसके साथ बराबर कर दिया है, इसको आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। 4 3 12, तो आपके पास जो आंसर है वो 4 आया। इसका मतलब ये है कि जो हीलियम है हमारे पास, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास 12 आ गया। पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो आप लोग, वहाँ पे उसका एटॉमिक मास 12 ही लिखा हुआ है। उसकी तरफ भी हम आएंगे कि हमने पीरियोडिक टेबल में मासेस 4 के भी लिखे हैं इसके, या जो भी है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, ये जो 1 लिखा 4 लिखा, ठीक है, ये 1 और 4 तो उसके मेन चीजें थी। अच्छा, हर चीज को काउंट करने के लिए साइंस में यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स का मतलब बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई से और भी आसान अल्फाज में हमारा ये मुराद है कि हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के थ्रू उस बड़ी सी चीज़ को, जो भी चीज़ होती है, उसको नापते हैं। तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग उसका यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टाइम को नापते हो, टाइम तो एक बड़ी चीज़ है, उसको नापने के लिए हमने उसका एक यूनिट लिया है जिसका नाम है सेकेंड। तो हम जितना भी बड़ा टाइम होगा हम उसको सेकंड्स में काउंट करेंगे, सेकंड्स में उसको नापेंगे, ठीक है। लेंथ है जितना भी बड़ा हो, यहाँ से जहाँ तक भी हो, हम उनको मीटर में, जो इसका एक बुनियादी, उसकी एक बुनियादी इकाई है, हम उसके थ्रू उसको नापेंगे। इसी तरह जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसकी भी तो एक बुनियादी इकाई होनी चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को नापेंगे। तो वो स्टैंडर्ड हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग ए, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग AMU से भी जाहिर करते हैं, ठीक है। हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। अगर यहाँ पे 4 है तो हम लोग कहेंगे 4AMU, यानी कि 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं। हम लोग कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिफाइड, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हम लोग, आप लोग एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हो सिंपल, या आप लोगों से कोई ये भी पूछ सकता है कि यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट किया, इसी तरीके से आप यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को U से भी जाहिर कर सकते हो। तो अगर मैं इस तरीके, ये दोनों एक है, तो मैं यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक U भी लिख सकता हूँ, जो जाहिर करेगा कि मैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूँ, जो एटॉमिक मास यूनिट के साथ बेसिकली एक ही चीज़ है। अच्छा, अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की आप कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब आपके पास दोबारा से कार्बन 12 आया, फॉर एग्जांपल कार्बन 12 आया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आसान इलेबोरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 का हमने एक मास बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये मैंने कार्बन 12 के मास को 12 अलग अलग खानों से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है।
इस डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटॉमिक मास यूनिट है, या सिंपल एटॉमिक एक एटॉमिक मास यूनिट ही उसका वजूद है, तो एटॉमिक मास यूनिट बराबर होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास के। ठीक है, ये उसका इक्वेशन के जुबान में उसका डेफिनेशन होगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, अब हमने इनके मास को 12 अलग अलग खानों से रिप्रेजेंट किया। आप क्या करेंगे, आप इन 12 में से 11 खानों को छोड़ करके इस एक खाने की जब मास की बात करेंगे, सिर्फ इस एक खाने की मास की बात करेंगे, तो इस एक खाने का मास एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, हमने कहा है कि 12 में से एक, 12 खाने हैं मतलब उसका मास 12 है, उस 12 में से एक हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक दफा फिर से, कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ठीक है, आई होप इससे ज़्यादा आसान हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये था आपके पास एटॉमिक मास यूनिट का, उसकी डेफिनेशन हो गई और उसके समझने की हद तक। यहाँ तक तो हो गया आपके पास एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ से मैं एक छोटी सी और चीज़ आपको बताऊंगा जिसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को आपने सुना है, जो पीरियोडिक टेबल्स है, जो मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक मास क्यों वहाँ पे 4 लिखा है। आइसोटोप बेसिकली, आइसोटोप की डेफिनेशन अगर आप लोग आसान अल्फाज में करना चाहो, तो जब ऐसे एटम्स, ऐसे किसी भी एलिमेंट्स के दो अलग अलग ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है। मतलब कार्बन 12 का एटॉमिक मास 6, कार्बन 13 का एटॉमिक मास 6, लेकिन कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक मास 12 और इसका एटॉमिक मास 13। एटॉमिक मासेस अलग अलग आ गए। हमने पीरियोडिक टेबल में दोनों को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को भी एटॉमिक मास को भी, तो कंफ्यूजन हो रहा था कि हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन के एटम के साथ 12 एटॉमिक मास लिखे या 13 लिखे, तो कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर एंड रिजल्ट ये बना कि आप लोग एवरेज लोगे और जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा उसको जाकर के आप पीरियोडिक टेबल में पुट करोगे। ठीक है, तो एवरेज क्या कैसे लेंगे आप? सबसे पहले आप अर्थ क्रस्ट पर उस एटम के, उस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स की परसेंटेज निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन 12 की परसेंटेज की बात करता हूँ, तो ये 98.9% जो अर्थ क्रस्ट में जितना भी कार्बन पाया जाता है वो कार्बन 12 की शक्ल में पाया जाता है। और अगर मैं कार्बन 13 की बात करूँगा, तो अर्थ क्रस्ट पे जितनी भी कार्बन पाया जाता है उनमें 1.11% जो है आपके पास कार्बन 13 पाया जाता है। तो ये तरीका निकला कि आप एवरेज फिर इस तरीके से निकालेंगे कि जो परसेंटेज होगी किसी भी आइसोटोप की, आप वो परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, जिस भी किस्म की आइसोटोप होगी। ठीक है, ये जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन आइसोटोप्स को आपस में प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल 1.1 into 13, जितने भी आप, चूंकि यहाँ पे दो आइसोटोप्स है तो हमने इन दो आइसोटोप्स के परसेंटेज को उनके एटॉमिक मासेस के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके एंड रिजल्ट को हम लोग प्लस करेंगे और उसके बाद हम इन जो उसका नतीजा आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उस डिवीजन के बाद आपके पास यहाँ पे एंड में एक रिजल्ट आएगा, एक आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आंसर आप जाके पीरियोडिक टेबल में पुट करेंगे। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि किसका एटॉमिक मास हम लिखेंगे उसमें, तो वो कंफ्यूजन अब खत्म हो गया है। अच्छा,
अब यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब आप ये कैलकुलेशन पूरी करेंगे, मोबाइल होगा या आपके पास कैलकुलेटर उठा लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू आएगी, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, फिर इन दोनों को प्लस पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर दें, 100 से इसके साथ डिवाइड करें, ठीक है। आप इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.01। 12.01 उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, और इस एवरेज एटॉमिक मास को हमने जाके पीरियोडिक टेबल में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, हमने एटॉमिक मास जो उठाया है वो हमने इन दोनों के मिलाप से जो उसका एवरेज है वो उठा दिया है, तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में, जो भी क्वेश्चन होगा आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो सका आपको रिप्लाई करें। अपना बहुत सारा